कपास से बना धागा इस दुनिया में एक ऐसा धागा है जो खेतों को कारखानों से, कारखानों को लोगों के पहनावे से और पहनावों को रिश्तों से जोड़ता है। यह धागा बना है कहानियों से, हौसलों में और भारत के इतिहास से बुना है। भारत पूरे विश्व में लगभग 6 मिलियन टन प्रतिवर्ष कपास उत्पादन करता है। यह हमारे देश के कपड़ा उद्योग की रीढ़ है, लाखों लोगों को रोजगार देता है। कपास की यह कहानी अधूरी है क्योंकि इस उत्पादन एवं हितों के अंदर छुपा है एक और सच जो पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक संघर्षों के पहलुओं से हमें रूबरू कराता है। इन कठिनाइयों का हल है सस्टेनेबल कॉटन या स्थायी कपास, यानी जब हम कपास का उत्पादन हानिकारक केमिकल्स की बजाय प्रदूषण रहित, पर्यावरण सहयोगी उपायों द्वारा करते हैं। भारतीय कपास की दशा में सुधार करना आसान नहीं था, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार किया एक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन एफ्रो ने। 1967 में स्थापित एफ्रो ने अपना सफर कृषि जल आपूर्ति के लिए समर्पित तकनीकी सेवा संगठन के रूप में शुरू किया। एफ्रो ने 2008 में आइकिया के सहयोग से कपास में बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस BMP की शुरुआत महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से की और इसके साथ गुजरात राज्य के सुरेंद्रनगर जिले में भी आरंभ किया गया। 2011 में BMP को BCI के साथ जोड़ा गया। बेटर कॉटन स्टैंडर्ड्स के साथ उनकी पहल की अनुपालना का स्तर जानने के लिए असेसमेंट वर्कशॉप का आयोजन किया गया। सजीव कपास एवं पुनरुविविध कपास पद्धति का प्रायोगिक रूप से आरंभ किया गया। हर वर्ष BCI प्रोग्राम से 4,000 से 5,000 किसान जुड़े हैं और आज 1.33 लाख किसान BCI प्रोजेक्ट में शामिल हैं, जिसमें से 71,539 किसान गुजरात और 61,576 किसान महाराष्ट्र राज्य से हैं। एफ्रो ने भारत के वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में स्थायी और जैविक कपास की खेती को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाई है। एफ्रो कपास किसानों के साथ मिलकर काम करता है, उन्हें मार्गदर्शन देकर और उन्हें बेहतर कृषि प्रणालियों को अपनाने में सक्षम बनाता है। एफ्रो ग्रामीण समुदाय के साथ मिलकर किसानों के सुदृढ़ भविष्य की ओर अग्रसर है। पर्यावरण संरक्षण के उपायों के साथ हम बढ़ सकते हैं सतत विकास की ओर। मेरा नाम सचिन भोसले है और मैं 2019 में एफ्रो संगठन से जुड़ा हूँ। इस माध्यम से मैंने BCI परियोजना में भाग लिया है और इस परियोजना में भाग लेने से पहले कृषि सेवा केंद्र की सलाह से पारंपरिक तरीके से खेती कर रहा था। बीज का संचयन करने के साथ साथ उर्वरक और छिड़काव के लिए निर्णय उन्हीं से लिया करता। एफ्रो संगठन से जुड़ने के बाद मैंने उनसे कृषि मित्र के माध्यम से मिट्टी का परीक्षण कराया, सीखा। तदनुसार उर्वरक का उपयोग कैसे किया जाए, कीट निगरानी क्या है और अनुसार छिड़काव निर्णय कैसे लिया जाए, इस खतरनाक कीटक कौन से है, इसके बारे में हमें जानकारी मिली। एफ्रो अभी लगभग 1,33,000 से भी अधिक किसान परिवारों से जुड़ा है। एफ्रो इन परिवारों को कपास के अलावा अन्य फसलों पर भी मार्गदर्शन देता है। अनेक स्व कृषि संबंधी संस्थाएं जैसे कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ मिलकर कृषि एवं जलवायु संबंधी नवीनतम जानकारी मुहैया कराता है। सही तरीके से किसानों को जानकारी पहुंचाने के लिए एफ्रो किसानों को समूहों में बांटता है। इन समूहों का नेतृत्व एक प्रगतिशील किसान करता है। समूहों में एक साथ क्षमता वर्धन का कार्य किया जाता है, जिसमें स्थानीय परिस्थिति को ध्यान में रखकर सलाह दी जाती है। फसल संरक्षण में एकीकृत कीट प्रबंधन पद्धतियों का पालन करना शामिल है। स्टॉकहोम कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और रॉटरडैम कन्वेंशन WHO वर्ग आदि में सूचीबद्ध कीटनाशकों के उपयोग से बचने की सलाह दी जाती है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है और कॉकटेल कीटनाशक दवा के उपयोग को कम करने की सिफारिश की जाती है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कीटनाशक का प्रयोग न करने के लिए प्रेरित किया जाता है। मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के अंतर्गत मृदा परीक्षण और फसल के अनुसार
उर्वरकों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। जल प्रबंधन में ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का उपयोग करने के साथ जैव विविधता बढ़ाने के लिए खेत की मेड़ों, बंजर भूमि आदि पर वृक्षारोपण किया जाता है। इन सालों में इन सभी गतिविधियों से संस्था ने आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं पर अच्छा प्रभाव डाला है। आर्थिक रूप से इनपुट लागत में कमी आई है। उपज में 5 से 10% की वृद्धि हुई है। पर्यावरणीय प्रभाव के तहत रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग में भी कमी आई है। खेत की खाद, जैव उर्वरक और अपशिष्ट अपघटक के उपयोग में वृद्धि हुई है। जल की बचत हुई है और मिट्टी में सुधार देखा गया है। सामाजिक प्रभाव के रूप में खतरनाक काम करते समय स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों के पहलुओं पर कृषक समुदाय के बीच व्यवहार में बदलाव देखा गया है। प्रवासी श्रमिक परिवारों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। बच्चों की शिक्षा के स्तर में सुधार और स्कूल में उपस्थिति में वृद्धि देखी गई है। कपास की नरम परतों में एक आयाम जुड़ा है, महत्व महिलाओं को न्याय दिलाना। बेटर कॉटन इसको समानता की ओर मोड़ने के लिए श्रम असमानता और आवाज प्रयासरत है। वह अपनी लिंग रणनीति से हर स्तर पर लिंग समानता को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करता है। यह कृषक महिलाओं में क्षमताओं का विकास करने एवं भविष्य की ओर एक कदम है। नमस्ते, मारू नाम मनीषा छे। हूँ टंकारा तालुकाना कुरकोरडा गामમાં રહું છું। એફ્રોબીસીઆઈ સંસ્થા સાથે છેલ્લા 2 વર્ષથી અમે જોડાયેલા છીએ। આ સંસ્થામાંથી સંગાણી ટ્વિંકલબેન આવે છે, તેમને ઘણી બધી માહિતી આપે છે। કપાસના વાવેતરથી લઈને કપાસની સાઠીઓ કાઢવા સુધીની બધી માહિતી મળી રહે છે। આ સંસ્થા સાથે જોડાયા પછી ખેતરમાં ઘણું બધું પરિવર્તન આવ્યું છે અને દેશી ખાતરનો પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ। ઢોર પણ ઘરે રાખીએ છીએ અને તેમના જીવામૃત બનાવીએ છીએ તેમાંથી અને જીવામૃત ટપક દ્વારા અમે ખેતરમાં ઉતારીએ છીએ અને ઝેરી દવાઓ પણ વાપરતા બંધ થઈ ગયા છીએ। ખૂબ ખૂબ આભાર એફ્રોબીસીઆઈ સંસ્થાનો। कपास के खेतों की कहानी जलवायु परिवर्तन की अनवरत शक्ति और लिंग समानता के लिए लगातार संघर्ष की गवाही देती है। फिलहाल हमें इस बात से अवगत कराया जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी अनुरूप संस्था जल संरक्षण और वृक्षारोपण भी कर रही है। अब भविष्य में मैं खेती में अपने खुद फैसले लेने में आश्वस्त महसूस करता हूँ। संक्षेप में हम कपास को हरे भरे पर्यावरण में दिनचारण करने और सामाजिक समावेशिता के साथ जीवंत बनाने के लिए एक भविष्य की कल्पना करते हैं। सतत कपास के उत्पादन की इस यात्रा में सहयोग दिया है IKEA, IDH, बेटर कॉटन इनिशिएटिव आदि की हम सराहना करते हैं। आओ सभी मिलकर इस नए किस्से को लिखें, एक कहानी जो पीढ़ियों को पार करेगी, क्योंकि यह सतत कपास का सार है, एक बेहतर कल की शुरुआत।